नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे भी जुड़ गए हैं। बाजार ने मार्च सीरीज की बहुत ही शानदार शुरुआत की है मेटल शेयरों के दम पर और निफ्टी है 225 अंक ऊपर 22,200 के ऊपर निकलकर कर रहा है कारोबार। अब रिकॉर्ड हाई से थोड़ी ही दूरी रह गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी जबरदस्त तेजी है और पीएनबी को अगर छोड़ दें तो 12 में से 11 शेयर निफ्टी बैंक की हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी बैंक है 486 अंक ऊपर 1% से ज्यादा की मजबूती हम देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट से संकेत बहुत अच्छे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर इस वक्त बाजार में दिखेंगे। 531 शेयर हैं लाल निशान में एनएसई पर और उसके मुकाबले 1732 शेयर इस वक्त हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को 2 से 3.5% के आसपास की तेजी आज हम देख रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका की अच्छी रिपोर्ट आई थी ओएमसीज को लेकर, तो हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल में करीब 3% के आसपास की तेजी है और ऑयल एंड गैस स्पेस में ओएनजीसी के शेयर में भी हम शानदार तेजी देख रहे हैं। वायदा के शेयरों की बात कर लें तो सेल, वहां पर भी मेटल का पूरा दबदबा है। सेल में हम तेजी देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अलावा बीएचईएल के शेयर में हम फिर से थोड़ी सी रौनक देख रहे हैं। 3.5% आज ये शेयर ऊपर है, फिर से 225 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा बीएचईएल का शेयर। हॉस्पिटल शेयरों पर थोड़ा सा प्रेशर है। आईटी में थोड़ा सा मूड खराब है। हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में, एलटीआई में एंट्री के शेयर में कमजोरी है। एसएल टेक का शेयर भी कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन सन फार्मा, डिवीज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज ये शेयर कमजोर है। और अपोलो हॉस्पिटल, जो ये खबर आ रही है कि एक स्टैंडर्ड रेट लागू की जा सकते हैं प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के लिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे कुछ दिशा निर्देश आए हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है इन शेयरों में। हालांकि इस पर भी विचार होगा। केंद्र सरकार को कहा गया है कि वो राज्यों के साथ मिलजुल के कुछ एक फॉर्मूला तैयार करें। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और आपके सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ऊपरी हिस्से पर, जहां पर हमारा नंबर है। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी 89 स्वदेश मौजूद, आप चाहें तो वहां जाकर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स यानी कि ट्विटर पर @89 स्वदेश है हमारा पता। आप अपने क्वेरीज पोस्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में ज़रूर शामिल करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा हैं और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हैं। विवेक जी, अंशुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर। अंशुल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। करीब करीब 225 अंकों की तेजी निफ्टी में, 22,200 का स्तर फिर से अचीव कर लिया निफ्टी ने। आप ये बताइए कि यहां से अंशुल जी आप तेजी देख रहे हैं? क्योंकि देखिए आज हफ्ते का ये आखिरी कारोबारी सत्र नहीं है, कल भी बाजार खुलेंगे स्पेशल ट्रेडिंग के सत्र के लिए, जिसपे कि एनएसई बीएसई पर डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग होनी है। तो देखा जाए टेक्निकली तो कल होगा आखिरी दिन इस हफ्ते का। निफ्टी की चाल आप किस तरह से देख रहे हैं आज? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार विवेक जी। देखिए अभिषेक जी, मैं कल 1:30 बजे वाले शो पे भी लाइव था और प्रशांत जी को याद होगा, मैंने 3 स्टॉक्स बड़ी कन्विक्शन के साथ रिकमेंड किए थे आज के लिए। एनटीपीसी जो 7 रुपए बढ़ गया है, जिंदल स्टील जो 20 रुपए ऊपर है और तीसरा था नेशनल एल्यूमीनियम जो लास्ट आवर प्ले के लिए दिया था, वो भी लगभग 3% ऊपर है। और चलते शो के दौरान मैंने रिकमेंड किया था कि निफ्टी खरीद के चलना चाहिए। 22,090 और 22,200 ये स्पॉट के टारगेट्स रहेंगे। अब देखिए 22,200 पे हम आ चुके हैं। 22,200 टारगेट देने का सबसे बड़ा कारण था 26 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी, अगर तीनों के हाईज देखें तो 22,200 से 22,230 के बीच में थे। ये मेजर रेजिस्टेंस का काम है, यहाँ पे मेजर सप्लाई आएगी। तो मैं करंट जंक्शन पे अब लॉन्ग नहीं लूंगा। जो नीचे से लॉन्ग पोजीशंस ली हैं 21,950 के आसपास, जो 20 डे मूविंग एवरेज था, वहां से अप मूव खत्म हो चुकी है। तो अब ये एक सप्लाई जोन है। मोस्ट लाइकली जो मेरा व्यू है वो ये है कि 1-2 दिन इस सप्लाई को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद 22,250 के ऊपर निकलेगा तो हम फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाएंगे। तो जो मोमेंटम था नीचे से ऊपर तक का, वो फिलहाल के लिए खत्म है। 2-3 दिन कंसोलिडेट करके फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव बनेगा। रिलेटिवली बैंक निफ्टी देखें तो अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पे 3 दिन के हाईज के आसपास भी हम नहीं पहुंचे। तो एनी डे अगर मेरे को इंडेक्स में ट्रेड्स लेना है और लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना है तो मैं निफ्टी को ही प्रेफर करूंगा, लेकिन 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद। बिल्कुल, तो ये नजरिया फिलहाल इंडेक्स पर और
कल की अहम कॉल जो थी जिनमें टारगेट हिट हुए वो भी आपके सामने अंशुल जी ने रखा। और ईटी नाउ स्वदेश पर हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतर तरीके से आपका मार्गदर्शन किया जाए, आपको सही सलाह दी जाए, और यही वजह है कि बाजार में आपको कमाई के मौके बनते दिखते हैं। बढ़ते हैं आगे और इसी कड़ी में अपनी पहली कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से वैदेही शाह जी जुड़ चुकी हैं। वैदेही जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग सर। तो मेरे पास पीएनबी के 1000 शेयर है 59 के रेट पे, जी, और आरईसी के एवरेज करके 115 पे उस पे है 266 पेयर। अच्छा, एवरेज किस भाव पे किया आपने? एवरेज एक्चुअली मेरे को 305 पे मैंने 100 लिए थे, तो बाद में मुझे बोनस मिला था 266, अभी टोटल है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। और मैं अभी रुक सकती हूँ वन फॉर टाइम, तो मुझे सेल करना है या फिर होल्ड करना है? ठीक है, ठीक है। तो लंबी अवधि का नजरिया है। विवेक जी, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए, पीएनबी 59 रुपए के भाव पे 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं। आरईसी इन्होंने 305 के भाव पे लिया हुआ था, हालांकि इसमें एवरेज के लेवल्स भी इन्होंने आपको बताए। बताइए, इन दोनों स्टॉक पर क्या आपकी राय होगी? लंबी अवधि का नजरिया है। गुड मॉर्निंग और सभी को गुड मॉर्निंग ऑन द पैनल। देखिए, पहली चीज जो पीएसयू बैंक्स में रैली आ रही है वो एक सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने के कारण, और जो बिजनेस करने का तौर तरीका होता है पीएसयू बैंक्स में, उसमें बहुत बड़ी सुधार होने के कारण आपको दिख रहा है कि एनपीएस कम हो रहे हैं। जो फ्रेश लेंडिंग हो रहा है बाजार में, वो ये लोग डबल कॉशियस है, मतलब ध्यान से देख रहे हैं कि किसको क्या लोन्स देना है, पहले के जैसे नहीं हो रही है। तो इसके कारण एक री रेटिंग चल रही है पीएसयू बैंक्स में, और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे पीएसयू बैंक्स अच्छे कर रहे हैं। अब आप अगर कंपेयर करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीएनबी ऐसा स्टैंड अलोन महंगा है इधर, क्योंकि कंपेयर अगर करो प्राइवेट बैंक से तो अभी भी सस्ता लग रहा है। लेकिन आप बाकी जो पीएसयू कंपनीज है, मतलब बैंक्स है, उससे आप अगर कंपेयर करो तो पीएनबी मेरे को थोड़ा सा महंगे साइड में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर मतलब इसको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन और बेहतर रिटर्न्स चाहिए तो आप पीएनबी को बेच के बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इनफैक्ट एसबीआई भी सिंगल डिजिट पी पे चल रहा है और पीएनबी 17-18 पे चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी भी आप अडॉप्ट कर सकते हो ताकि आपको रिटर्न्स और ज्यादा मिले। तो पीएनबी होल्ड ही रहेगा मेरी तरफ से, लेकिन आप बोलते हो कि थोड़ा और एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, जो पीएसयू बैंक में रैली आ रहा है उसका मजा लेना है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ भी देख सकते हो। स्टॉक है इनका आरईसी, 305 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। 266 स्टॉक हैं इनके, इस पे क्या नजरिया होगा आपका? देखिए, आरईसी लॉन्ग टर्म के लिए बाई रहेगा, और मुझे लगता है कि इसको जब जब ये डिप मिले आपको इसको और लेना चाहिए। और ये मेरा बहुत मतलब स्ट्रांग मानना है। और सारी रिसर्च भी आप अगर पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि अगले 7-10 साल के अंदर जो कंजम्पशन है पावर का, जो ऊर्जा कंजम्पशन हो रहा है इंडिया में, वो आपको डबल होते हुए दिखेगा। इनफैक्ट डबल से ज्यादा होगा, यूएस में भी डबल होने वाला है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा ग्रोथ दिखने वाला है। तो इसके लिए ये तो आपको पक्का होल्ड करना है, और अगर कोई भी डिप मिले तो इसको बाई भी करना है। बहुत अच्छा स्टॉक है और वैल्यूएशन वाइज अभी भी मुझे सस्ता लग रहा है। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करनी है आरईसी में, वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता। और एक और चीज़ ये हुई है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आरईसी का इंक्लूजन भी होने जा रहा है, इसके चलते भी ये शेयर फोकस में रहेगा। चलेंगे बिहार के शहर गया से आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, पूछे क्या जानना है आपको? सर, मैं मिश्र धातु निगम से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। मेरे पास उसके 80 शेयर है, पूछिए सर। 446.7 पे एवरेज से। हेलो, 446 रुपए का एवरेज प्राइस है मिश्र धातु निगम का। विवेक जी, आपसे ही जवाब चाहेंगे। देखिए, अब ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकारी कंपनियों के वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं। हालांकि डिफेंस एक स्टोरी है, लेकिन ये चले बहुत हैं और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हिटअप हुए भी हैं। नतीजों की बात करें मिश्र धातु की, तो दिसंबर तिमाही के नतीजे कुछ खास नहीं आए थे, निराशाजनक ही रहे थे, और इनके भाव से शेयर नीचे है। आज हालांकि ये ऊपर ट्रेड कर रहा है 4-5 सत्र की लगातार गिरावट के बाद। लेकिन मेधानी, आपको क्या कन्विक्शन है कि अभी भी ये होल्ड करें, अगर निवेशित रहें तो इनको फायदा होगा?
देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो बाई प्राइस है वो आ जाएगा, इसके लिए आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर सही में मेटल सेक्टर में आपको प्ले आउट करना है और डिफेंस में भी प्ले आउट करना है, तो इससे बेहतर बेहतर कंपनीज अवेलेबल है बाजार में, तो उसकी तरफ देखना चाहिए। और आपका ये बोलना सही है कि जो पीएसयू सेक्टर में जो रैली आई है, ये कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ जगह तो बबल लाइक टेरिटरी में भी है। ये जो सेबी का भी स्मॉल कैप और मिड कैप्स पे भी सर्कुलर आ रहा है, तो वो भी दर्शाता है कि कई पॉकेट्स में आपको बबल है। तो ऐसे बाजार में क्या होता है कि कोई बड़ा करेक्शन आ गया ना, तो ऐसे शेयर्स आपको लंबी अवधि के लिए फंसा सकते हैं। तो कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत खराब है। मुझे लगता है कि बहुत हाई वैल्यूएशन है, तो आपको इससे स्विच आउट करके और बेटर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मेधानी से आप स्विच कर जाइए, किसी बेहतर कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। विवेक, आप विकल्प सुझाव देंगे इनको? देखिए, अगर मेटल लेना है तो विधानी दोनों से आप लिंक कर सकते हो, मेटल और डिफेंस। अगर मेटल लेना है तो मुझे लगता है कि सेल आज भी सस्ता है। और वन ऑफ द मेटल पैक में आप अगर देखो तो वन ऑफ द सबसे सस्ता स्टॉक है 127। मतलब आप यहाँ पे भी अगर लेते हो और साल भर अगर वेट करते हो, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनी में आप शिफ्ट कीजिए, क्योंकि वो पीएसयू है, इसके लिए मैंने पीएसयू नाम लिया है। तो आई थिंक ये अच्छा विकल्प रहेगा। ठीक है, सरकारी को सरकारी से रिप्लेस कीजिए और सस्ता है सेल, 127 का भाव है। और आज तो क्या गजब की तेजी है, 5-5.5% के आसपास की तेजी है और पूरा का पूरा मेटल पैक ही चमक रहा है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ऋषि कुमार। और ऋषि कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषि, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 50 शेयर 75.50 पे परचेज किए, और मेरे पास एनएचपीसी है 94.91 पे। ठीक है। आपका नजरिया ऋषि, लंबी अवधि का या शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई, ऋषि से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए, दोनों तरह के व्यू इस स्टॉक पर फिलहाल हम ले लेते हैं। अंशुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा एनएचपीसी और सेंट्रल बैंक, इन दोनों पर नजरिया दीजिए। जी प्रशांत जी, देखिए सेंट्रल बैंक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी जो लगभग 2.5 महीने चली थी, और उससे ब्रेकआउट आया था 56 रुपीज में। 77 का हाई बना के अब ये रिट्रेस कर रहा है, ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने नीचे आ रहा है। तो अगर इनके पास लॉन्ग है तो आराम से होल्ड करना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे 55 के नीचे स्टॉप लॉस ले लें। टारगेट ऊपर में 85 से 90 तक मिल सकता है। वैसे भी सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी बनी हुई है। दूसरा स्टॉक था एनएचपीसी। यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग क्लाइमैक्स के बाद पुल बैक हार्ड आया था, तो मैं इस स्टॉक में बाई रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा रिट्रेस करते हुए 80 से 82 की जोन टेस्ट करेगा। तो एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो निकल जाना चाहिए। 80 के आसपास 78 से 80 के रेंज में वापस से री एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल इन स्टॉक्स पे। और अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़ूं, उससे पहले एक सोशल मीडिया पर एक दर्शक ने सवाल पूछा है पटेल इंजीनियरिंग को लेकर। इस पे उनका सवाल था कि पटेल इंजीनियरिंग का जो स्टॉप लॉस पिछले दिनों सुझाया गया था वो हिट हो गया है, तो क्या इसको होल्ड करना सही रहेगा? अंशुल, बताइए, पटेल इंजीनियरिंग पर ज़रा एक क्विक व्यू दे दीजिए, उसके बाद मैं अगले कॉलर पर जाता हूँ। और देखिए प्रशांत जी, पटेल इंजीनियरिंग हम अपने क्लाइंट्स को भी काफ़ी दफ़े रिकमेंड कर चुके हैं। इसमें हमारा टारगेट लगभग 80 से 85 रुपए का है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 60 रुपए पे। उस पे 2 बार रीटेस्ट करके डबल बॉटम बनाया है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है। थोड़ा समय देते हैं अगर 2 से 3 महीने का, तो 85 से 90 के आसपास तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है 2 से 3 महीने के लिए। ठीक है, चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। ध्यानेश्वर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ध्यानेश्वर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं पहले तो ये बताइए, और उसके बाद पूछिए क्या जानना चाहते हैं। ध्यानेश्वर जी, आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ, मैं संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मेरे पास एसीसी के 100 शेयर्स है, 2700 के भाव से है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है,
2700 के भाव पे एसीसी के शेयर इनके पास है। फिलहाल नुकसान यहाँ पर होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म नजरिया इसमें चाहते हैं। अंशुल, आप ही बताइए, शॉर्ट टर्म नजरिया है। देखिए प्रशांत जी, इसमें एक ब्रेकआउट आया था एसीसी में 2566 रुपए का, और 2 बार उसको रीटेस्ट करके डबल बॉटम बना के कल फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई थी। हल्का सा दूर रह गया था। 2670 इसका ब्रेकआउट प्राइस है। 2670 निकलते से इस स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, या अगर है तो होल्ड करना चाहिए। दोनों केस में स्टॉप लॉस बनेगा कल का लो 2570 के अराउंड, और ऊपर में ये स्टॉक 2900 तक का शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है 1.5 महीने का, ये स्टॉक 2900 तक का टारगेट आराम से दे सकता है। तो अगर नहीं है तो फ्रेश लॉन्ग 2670 के ऊपर लेना चाहिए, अगर है तो आराम से होल्ड कीजिए। चलिए, तो ये है राय एसीसी पर। बढ़ते हैं आगे, और प्रवीण प्रकाश हैं कानपुर से। इनका सवाल हम तक सोशल मीडिया के जरिए आया हुआ है। एचडीएफसी बैंक पर राय चाहते हैं। 1380 की खरीद है, 200 शेयर इनके पास हैं। विवेक, जरा बताइए एचडीएफसी बैंक पर क्या राय होगी? बहुत सारे सवाल एचडीएफसी बैंक पे इन दिनों आ रहे हैं। सही बात है प्रशांत, और मैं भी भाई बोलते बोलते थक गया हूँ इनफैक्ट। और जवाब वही रहेगा कि खरीदिए, और जिसके पास नहीं है। आपका जो बाइंग प्राइस है 1380, बहुत ही बढ़िया स्तर पे आपने खरीदा है, और मुझे लगता है कि आपका डाउन साइड तो बहुत ही मिनिमल है। मतलब बाजार में बहुत बड़ा कोई पैनिक आए तो हो सकता है कि आपको 50-100 रुपए नीचे जाते हुए दिखे, लेकिन एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में ये स्टॉक नीचे नहीं जाने वाला है। और देखिए, प्राइवेट बैंक जो जो स्टॉक आपको कभी भी 28-30 की पीई पे मिल रहा था, आपको ये 15-16 के पीई पे आज मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अगर ये 2 साल में भी अगर 2000 रुपये जाता है, तो हम लोग बात करें करीबन 40-44% रिटर्न्स की। तो ऐसा है कि आपको एक मतलब ब्लाइंडली बाइंग करके इसको रखना चाहिए। बहुत ही शानदार बैंक है। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं, वो तो सब बिजनेस में आती है, लेकिन वो टेम्पररी दिक्कतें हैं। तो एचडीएफसी बैंक पर ये नजरिया इस वक्त विवेक जी की तरफ से आपको मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे, और एक और खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, और ये है ऑप्शन का चैंपियन। और आज हमारे साथ हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो टाटा स्टील में रहेगा। स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। 150 रुपए का कॉल ऑप्शन, 150 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। 3.5 रुपए उसका भाव चल रहा है। टारगेट इसका जो है वो 8 रुपए का बनता है, और इसका स्टॉप लॉस जो वो है आपको 2.5 रुपए का मेंटेन करके चलना है। लॉट साइज इसका 5,500 का है, तो खास करके इसमें रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें। आपका जो अधिकतम फायदा इसमें हो सकता है वो 24,750 तक का हो सकता है, और अधिकतम नुकसान जो है वो 5,500 तक का हो सकता है। तो टाटा स्टील पर ऑप्शन की रणनीति ध्वनि जी की तरफ से मिलती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ध्वनि आपका इस खास रणनीति के लिए। लेकिन यहां पर अपने दर्शकों को एक रिस्क डिस्क्लोजर हम दिखा रहे हैं सेबी का। जी हाँ, ऑप्शन की दुनिया यानी वायदा बाजार की जो दुनिया है वो जोखिमों से भरी पड़ी है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोगों को इसमें नुकसान होता है। नुकसान का दायरा कितना होता है वो भी हमने आपके सामने रखा। इसलिए पक्की जानकारी हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, आप टेक्निकल्स को समझते हो, बेहतर एडवाइस के आधार पर ही इसमें निवेशित रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जोखिम ज्यादा है।